आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? दोस्तों, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो एक प्रॉमिस करते हैं कि वो इंडिया से करप्शन को हमेशा के लिए मिटा देंगे। देशवासियों को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले हैं। ये गरीबों को लूटा गया है, ये गरीबों को लौटाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। और किसी मीडिया चैनल पर करप्शन के बारे में रिपोर्ट चले या ना चले, लेकिन ट्रैफिक पुलिस से लेकर मिनिस्टर तक हर जगह ब्राइब चलता है। तो मोदी जी की 10 सालों से गवर्नमेंट होने के बावजूद भी हम दुनिया के सबसे करप्ट नेशंस में से एक हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम 180 कंट्रीज में से 96 रैंक पर हैं और वर्ल्ड जस्टिस के अकॉर्डिंग 142 कंट्रीज में से हम 79 रैंक पर हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन रेटिंग्स को वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बताकर साइड कर देंगे, लेकिन आपको अपनी आंखों पर तो भरोसा होगा ही कि लिटरली इंडिया में कितना ज्यादा करप्शन चलता है, स्पेशली इलेक्शन सेशंस के टाइम पर जब पैसों की नदियां बहने लगती हैं। Corruption is something that has always been source of major concern for all Indians. Nothing seems to have changed from 2012. In India, in fact, 40% of the people polled actually said that bribery and corruption is very prevalent. In all the departments of the public education sector, everybody is taking the bribe, no doubt in that. तो हम 70 सालों से एक ही क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं कि आखिर इंडिया से करप्शन कब खत्म होगा। और सरप्राइजिंगली इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब सिंगापुर देता है, क्योंकि सिंगापुर कभी दुनिया का सबसे करप्ट नेशन हुआ करता था। इवन वहां पर इलीगल काम करने के लिए अलग अलग ब्राइब कार्ड चलते थे, मतलब हर इलीगल काम के लिए अलग अलग रेट, जस्ट लाइक इंडियन हफ्ता सिस्टम। इसके ऊपर से सिंगापुर में हमेशा कम्युनल दंगे होते रहते थे। 70% से ज्यादा पॉपुलेशन ओवरक्राउडेड स्लम में रहती थी। वहां की नदियां ऐसे बदबू करने लगी थी जैसे मानो कि दिल्ली वाली पहाड़ी हो, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी से मर रही थी। Singapore is just a slum-ridden, overcrowded port. 75% of families live in shacks or squatter huts without toilets or running water. For Singapore, forging an identity and finding stability, security, and success was not going to come easy. A country that looks less like a nation and more like a failed state waiting to collapse. और उसके बाद एक हीरो की एंट्री होती है, अपने रॉकी भाई नहीं, लेकिन रॉकी भाई से भी ज्यादा रॉकी। इस हीरो की अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट लीडर्स में नाम लिया जाता है, और उनका नाम था ली क्वान यू। Today, this is our modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. ली क्वान यू जब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ना तो उनके पास चाइना के जैसे बिगेस्ट लेबर पावर थी, ना इंडस्ट्री थी, ना ऑयल था, ना कोल था, ना सेंट था, ना पीने के लिए फ्रेश वाटर था, और यहां तक कि इनके पास लैंड भी नहीं थी। और इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जब रिसोर्सेस की कमी और भूखमरी हुई है, तब तब लोगों को पैसे कमाने का सबसे आसान एक ही जरिया मिला है, और वो है करप्शन। लेकिन इसके बावजूद भी ली क्वान यू ऐसा जादू करते हैं दोस्तों कि सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम $400 से बढ़कर आज $90,000 तक पहुंच चुका है। सिंगापुर के रिवर्स टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुके हैं, और पिछले 50 सालों में सिर्फ एक मेजर दंगा हुआ है। तो सवाल ये है दोस्तों कि ली क्वान यू सिंगापुर के धरती में फैले हुए करप्शन के जड़ों को उखाड़ कर फेंके कैसे? सिंगापुर से करप्शन को खत्म करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज हुआ, और सबसे जरूरी ये कि इंडियन पॉलिटिशियंस को सिंगापुर के रीबर्थ से क्या सीखना चाहिए।
ली कुआन यू के लेजेंडरी स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें 4 चीजों को समझना होगा और हम सिचुएशन को इंडिया से भी कंपेयर करते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि इंडिया में हालात कितने ज्यादा खराब हैं। नंबर 1, गेम थ्योरी। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे सिग्नलिंग कहते हैं और सिग्नलिंग कहता है कि कहना इजी होता है लेकिन करना मुश्किल होता है और इसीलिए अगर आपसे कोई कहता है कि वो ऑनेस्ट है तो सिर्फ उसके कहने से कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा, उसे कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो भरोसे के लायक हो। लेकिन इंडिया में पॉलिटिशियंस के लाइफ स्टाइल को देखें तो उनके पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उनकी रैलियों में भीड़ कितनी आती है। हमारे लीडर्स लंबे लंबे काफिलों में चलते हैं, लेविस बंगलों में रहते हैं, लग्जरी कार्स में ट्रेवल करते हैं, इवन व्हेन उनकी सैलरी 1.5 लाख से भी कम होती है। लेकिन सिंगापुर में 1959 में जब पीपुल्स एक्शन पार्टी पावर में आती है तब ब्रिट्स जो लेविस बंगलो श्री तमासिक छोड़कर गए थे, एक यूरोपियन और एशियन आर्किटेक्चर के ब्लेंड से बना हुआ हिस्टोरिक बंगलो जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए डेडिकेटेड था, ली कुआन यू जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसमें रहने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो ऐसे किसी भी अननेसेसरी लग्जरी का यूज नहीं करेंगे जो उनकी आम जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो उसके बाद से आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने सब ली को ही फॉलो करते आ रहे हैं और आज भी श्री तमासिक में कोई नहीं रहता है और वो सिंगापुर के सेक्रीफाइस का एक सिंबल बन चुका है। इनकी दूसरी थ्योरी डेटरेंस को अप्लाई करती है जो कहता है कि वो एक लॉ को लॉ तभी मानेंगे जब वो क्रिमिनल को पकड़ने और उसे सजा देने में कामयाब हो। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी है 5% का तब तो लोग बच सकते हैं, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी है 95% का तब क्रिमिनल्स का बचना नामुमकिन है। लेकिन इंडिया में सीबीआई और ईडी दोनों पपेट मैकेनिज्म पे काम करते हैं। इवन आफ्टर डेकेड मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तब जस्टिस बुयान कहते हैं कि सीबीआई मस्ट डिस्पेल नोशन ऑफ बीइंग केज्ड पैरेट एंड इट मस्ट शो दैट इज अनकेज्ड पैरेट। मतलब सीबीआई जो गवर्नमेंट के पिंजरे का तोता बन चुकी है उसे पिंजरे को तोड़कर बाहर आना चाहिए और गवर्नमेंट के लिए नहीं देश के लिए काम करना चाहिए। अच्छा चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे गवर्नमेंट सीबीआई और ईडी दोनों को कंट्रोल कर सकती है। 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें सेक्शन 17A ऐड किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल सीबीआई बिना गवर्नमेंट से प्री अप्रूवल लिए किसी भी पब्लिक सर्वेंट लाइक आईएएस ऑफिसर या फिर किसी मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकती है। वैसे तो यह अमेंडमेंट अच्छे इंटेंशन से किया गया था ताकि कोई भी पॉलिटिकल माफिया किसी ईमानदार ऑफिसर को फेक करप्शन केसेस में ना फंसा पाए, लेकिन ये एक्ट एक दो धारी तलवार के जैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी अपोजिशन के एमएलए को टारगेट करना चाहती है तो वो सिंपली सीबीआई को ग्रांट दे देती है और सीबीआई अपोजिशन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का दोस्त हो और उसके खिलाफ सीबीआई कंप्लेंट रजिस्टर करती है तो उस कंप्लेंट को फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है और ना तो गवर्नमेंट उन्हें परमिशन देती है और ना ही उन्हें रिजेक्ट करती है और बिना उनके सिग्नेचर के सीबीआई पैरालाइज्ड है तो वो कोई एक्शन तो छोड़ो एक एफआईआर तक भी फाइल नहीं कर सकते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम ईडी को भी देखें तो 2014 से ही 121 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ईडी प्रॉप्स के अंदर हैं, जिनमें से 115 मतलब 95% पॉलिटिशियंस अपोजिशन से हैं, जिन्हें बुक किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मतलब सिंपली बताऊं तो इंडिया में ईडी और सीबीआई डिसाइड नहीं करते हैं बल्कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको इन्वेस्टिगेट करना है और किसको नहीं करना है। लेकिन आपको पता है सिंगापुर में ली कुआन यू क्या करते हैं? वो एक बॉडी फॉर्म करते हैं जिसका नाम था करप्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल थी कि ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक को रिपोर्ट कर सकती थी और अगर प्राइम मिनिस्टर भी कंसेंट नहीं देते हैं तो ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट तक जा सकती थी। मतलब इस बॉडी के पास गॉड लाइक शक्तियां थी। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको किसी पे रिजनेबल सस्पिशन है तो वो उसे ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो रोड पर सफाई करने वाला हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर हो, और वो भी बिना किसी जज से परमिशन लिए। उनके पास एक दूसरा लॉ भी है जो कहता है कि अगर आपका वेल्थ आपके इनकम के डिस्प्रोपोर्शनल है तो आप एक करप्ट इंसान हैं, अगर आप अपने वेल्थ को प्रूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में अगर कोई $5,000 पर मंथ अर्न करता है और वो $3 मिलियन का एक अपार्टमेंट ले लेता है और उस पर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं तो कोई भी पॉलिटिशियन उस केस को खींच कर इजिली 20 इयर्स तक ले जा सकता है और जब तक जज का डिसीजन आएगा तब तक या तो वो मर चुका होगा या फिर ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका होगा। जबकि वहीं सिंगापुर में सारे एक्शन सारे जजमेंट सिर्फ 12 मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो इंडिया में ऑफेंडर्स को पनिश करने के लिए लॉ होने के बावजूद भी
केस के कंप्लीट होते होते काफी ज्यादा लेट हो जाता है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इंडिया में 2014 से लेकर अब तक 6400 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 56 केसेस का ही ट्रायल कंप्लीट हुआ है, और उनमें से 6300 मतलब 99% केसेस अभी भी पेंडिंग में है। लेकिन सिंगापुर में सीपीआईबी का 98 to 99% कन्विक्शन रेट है। मतलब अगर सीपीआईबी 100 लोगों को चार्ज में लेती है तो उसमें से 99 लोगों को जेल जाना ही जाना है, और वो भी 1 साल के अंदर ही। हमारे जैसे वहां पे 20-20 सालों तक केस को लटकाया नहीं जाता है। अब थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। अगर इंडिया में सीबीआई के नजर में आप क्रिमिनल बन चुके हैं तो मैथ्स ये कहता है कि इस बात की 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप इस साल तो जेल नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंगापुर में सीपीआईबी के नजर में क्रिमिनल बन चुके हो तो इस बात की 99% गारंटी है कि आप जेल जा रहे हो, और इसी साल जा रहे हो। और सिर्फ इसी मैथ्स की वजह से सिंगापुर में लोगों के करप्शन करने से पहले ही रूह कांप जाते हैं। और ली कुआन यू की यही सेकंड स्ट्रेटजी थी जिसका उन्होंने करप्शन को खत्म करने के लिए यूज किया था। और इनकी थर्ड स्ट्रेटजी बिलीव पे बेस्ड थी, और वो बिलीव ये था कि एक कंट्री को रन करना एक कंपनी को रन करने से ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप एक देश को चलाने वालों को पीनट पे करेंगे तो आपको नेता के रूप में बंदर मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि देश को वो चलाए जो देश के टॉप लॉयर्स, टॉप बैंकर्स हैं, तो आपको उनको उनकी मार्केट वैल्यू पे करनी पड़ेगी। और सच में उनको पे करने के लिए उनके पास एक फॉर्मूला भी था। तो आपको पता है सिंगापुर में एक मिनिस्टर की सैलरी उतनी होती है जितनी टॉप 1000 अर्निंग सिंगापुरियन सिटीजन्स के इनकम का मीडियन ले ले और उस पर 40% का कट लगा दे। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। अज्यूम करो कि गवर्नमेंट एक लॉ मिनिस्टर का सैलरी डिसाइड करना चाहती है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले सिंगापुर के टॉप अर्निंग सिटीजन्स का टैक्स रिटर्न देखेगी। इस ग्रुप में बैंक के सीईओज होंगे, टॉप लॉयर्स होंगे, सर्जन्स होंगे और एमएनसीज के डायरेक्टर्स होंगे। अब मान लो कि इन सभी के इनकम का मीडियन $1.83 मिलियन पर ईयर है, जिससे ये पता चलता है कि अगर ये मिनिस्टर प्राइवेट सेक्टर में होता तो वो इजीली $1.83 मिलियन पर ईयर अर्न कर सकता था। और यहाँ सिंगापुर कहता है कि देखो भाई, ये एक नेशनल सर्विस है, तो आप जितना भी प्राइवेट सेक्टर में अर्न कर सकते थे उसमें से कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, 40% का कट ले लो। और फाइनल पेचेक का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा कि $1.83 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 60% इज इक्वल टू $1.1 मिलियन। और सच में सिंगापुर में एक एंट्री लेवल मिनिस्टर की भी सैलरी $1.1 मिलियन मतलब 10 करोड़ रुपीस पर ईयर होती है। इनफैक्ट सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की सैलरी $2.2 मिलियन है। और फन फैक्ट यह है कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेइंग प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ तक कि वो यूएसए के प्रेसिडेंट से भी 4 गुना ज्यादा अर्न करते हैं। नाउ यू टेल मी बडी कि अगर आप 10 करोड़ रुपीस या फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर अर्न कर रहे हो तो आप क्यों ही करप्शन के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे ना, राइट? लेकिन इंडिया में मैथ थोड़ा सा हिला हुआ है। आपको पता है एक इलेक्शन को जीतने के लिए अनऑफिशियली 10 से 50 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन सैलरी कितनी होती है? 1 to 1.2 करोड़ रुपीस, और वो भी 5 सालों के लिए। मतलब एक नेता 50 करोड़ रुपीस खर्च कर रहा है उस 5 साल की नौकरी को पाने के लिए, जिससे वो सिर्फ 1 करोड़ रुपीस कमाने वाला है। तो इंडियन पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि एक लीडर चाह कर भी ईमानदार हो ही नहीं सकता है। चाहे एक लीडर कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, उसे अपने पैसे रिकवर करने के लिए कोई ना कोई काला काम तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अपने पॉलिटिशियंस को लग्जूरियस बंगलो मिलता है जिसका 20 to 30 लाख पर मंथ रेंट होता है, उन्हें फ्री के पर्सनल असिस्टेंट्स मिलते हैं, फ्री के प्यून्स मिलते हैं, फ्री के ड्राइवर्स मिलते हैं, पर ईयर 34 फ्री के बिजनेस क्लास एयर टिकट्स मिलते हैं, और तो और 50,000 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है। तो जब सारी चीजें उन्हें फ्री की ही मिल रही हैं तो वो ब्राइब क्यों ही लेंगे? क्योंकि लाइफ स्टाइल रिच और कैपिटली रिच होने में डिफरेंस है। ये लॉजिक कि उन्हें 30 लाख का बंगलो फ्री में मिल जाता है, इससे उन्हें ब्राइब नहीं लेनी चाहिए, ये इंडियन पॉलिटिक्स के मॉडल को समझने में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दिक्कत तो यह है कि वो अपने इलेक्शन के कैंपेन को फ्री में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं। वो अपने फ्री के 50,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी से रैली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। वो अपने वर्कर्स की सैलरी फ्री के 34 बिजनेस क्लास एयर टिकट से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स आफ्टर ऑल कैश पर ही चलता है। एक पॉलिटिशियन एक इलेक्शन को जीतने के लिए रैली में पैसे खर्च करता है, सोशल मीडिया में पैसे डालता है, समटाइम्स लीगर्स में डालता है, समटाइम्स वोट खरीदने के लिए और बूथ मैनेजमेंट के लिए भी। लेकिन प्रॉब्लम जानते क्या है? गवर्नमेंट खुद उनको नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर्स देती है,
और वो सेम ऐसे ही है कि किसी एम्प्लॉय को सैलरी की जगह पे गिफ्ट्स दे दें और उससे बोले कि जो तुम्हारा 10 करोड़ का लोन है उसे तुम कैश में चुकाओ। तो आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। वो एम्प्लॉय उस लोन को भरने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ तो करेगा ही, लेकिन सिंगापुर के गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम बहुत पहले ही समझ में आ गई थी। यहां तक कि उन्हें यह भी पता था कि अगर कोई पॉलिटिशियन $10 मिलियन एक इलेक्शन में खर्च करता है तो वो अपने पैसों को रिकवर करने के लिए करप्शन करेगा ही। इसीलिए सिंगापुर लीगली एक कैंडिडेट को $4 to $5 ही पर वोट खर्च करने के लिए अलाउ करता है। मतलब एक 30,000 वोटर्स के टेरिटरी में एक कैंडिडेट $1,20,000 से लेकर $1,50,000 ही खर्च कर सकता है। अगर उससे $1 भी ज्यादा वो खर्च करता है तो उसकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। और इंडिया जैसे वहां पे कोई भी अनऑफिशियल खर्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वहां की ऑडिट डिपार्टमेंट हर एक पोस्टर को, बैनर को और फ्लायर को काउंट करती है। लेकिन इंडिया में जैसा कि हम सभी को पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी पॉलिटिशियंस ओपनली पैसे बांटते हैं और किसी का भी कुछ भी नहीं होता है। और यही डिफरेंस है सिंगापुर और इंडिया में। और सिंगापुर के ग्रोथ पर इसका बहुत क्लियर रिजल्ट दिखता है। ये देखिए, जब सिंगापुर की इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उनका जीडीपी पर कैपिटा 170 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। 1965 में $516 से बढ़कर 2024 में $88,000 तक पहुंच जाता है। सिंगापुर के स्लम्स वर्ल्ड क्लास हाउसिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिंगापुर धरती के सबसे रिच कंट्रीज में शामिल हो जाता है और परहैप्स सिंगापुर दुनिया का सबसे प्रॉस्परस कंट्री बन जाता है। दोस्तों, हमें गवर्नमेंट को चलाने के लिए ये स्टोरी 3 पावरफुल लॉ देती है। पहला, प्राइस ऑफ इंटीग्रिटी। आप पीनट पे करके कभी भी लॉयल्टी नहीं खरीद सकते हैं। अगर एक लीडर को आप एक कलर की सैलरी देंगे तो वो कभी भी ब्लैक मनी बनाएगा ही। तो करप्शन को रोकने के लिए टैलेंट को पे करना ही पड़ेगा। लेसन नंबर 2, डिटरेंस कम्स फ्रॉम सर्टेनिटी नॉट फ्रॉम सेवेरिटी। लटकने की 1% चांस से किसी को डर नहीं लगता है, लेकिन जेल जाने का अगर 99% चांस हो तो उससे हर कोई डरता है। और लॉ इज ओनली एज पावरफुल एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉट। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमें इंडियन पॉलिटिक्स में रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत जरूरी चीज सिखाता है कि हमें आउटपुट को बचाने के लिए इनपुट को फिक्स करना ही पड़ता है। अगर एक इलेक्शन को जीतने का कॉस्ट 50 करोड़ रुपीस है तो पक्का वो नेता 500 करोड़ रुपीस बनाएगा। और मैं ये रिटर्न दे सकता हूं कि अगर ऐसे ही महंगे इलेक्शंस इंडिया में कंडक्ट होते रहे तो कभी भी एक ईमानदार गवर्नमेंट इंडिया में नहीं बन पाएगी। और इसीलिए हमें ऐसे इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जरूरत है जिसमें एक आम ईमानदार इंसान भी फाइट कर पाए। और यही वो सारे लेसन्स हैं जो इंडिया को सिंगापुर से सीखने चाहिए। और अगर कोई ये सोच रहा है कि सिंगापुर के मॉडल्स इंडिया पर अप्लाई नहीं किए जा सकते क्योंकि सिंगापुर इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगापुर के मॉडल्स ही इंडिया पर अप्लाई कर दो। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिंगापुर के मॉडल से हमें लेसन सीखने चाहिए और उनको इंडिया पर अप्लाई करने चाहिए। इनफैक्ट डेंग सियाओपिंग सिंगापुर विजिट करते हैं, चाइना लौटकर वापस आते हैं और इकोनॉमिकल मिरेकल कर देते हैं, क्योंकि वो सिंगापुर से लेसन सीख के आते हैं और चाइना पर उन्हें अप्लाई करते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम भी ऐसा करते हैं तो एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। और अगर हम भी अपने आंख और कान बंद करके बैठे रहेंगे तो इसी सिचुएशन में हमेशा फंसे रहेंगे, एक ऐसे नर्क में जिसे हम डिजर्व नहीं करते हैं।